Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, we have learned a lot about adjectives in our previous sessions. We discussed so many rules. We have yet to discuss some more rules. So let's begin this session and once again just note down the important points and do revise them. Okay, so let's begin. When two adjectives require different prepositions, appropriate preposition should be used with both adjectives, right? Now he is senior and older than I. अब senior के साथ जो हम यूज करते हैं वो to यूज करते हैं, right? मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था senior, junior, elder, prefer इन सब के साथ में हम to यूज करते हैं, then नहीं यूज करते. ठीक है, अभी ये वो यहाँ से बता रहे कि वो मुझसे सीनियर भी है और उम्र में बड़ा भी है. ठीक है, तो अब सीनियर के लिए भी जो preposition यूज होता है वो हमें करना है, राइट? सो ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई, राइट? सो ही इज सीनियर टू मी और ही इज ओल्डर देन मी, राइट? सो दोनों सेंस कन्वे होने चाहिए. सो ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन. हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन. सो डिफरेंट फ्रॉम होना चाहिए एंड चीपर देन माइन. तो मुझसे डिफरेंट भी है और चीपर भी है. ठीक है, तो डिफरेंट के लिए भी आपको प्रीपोजिशन यूज करना है, चीपर के लिए वैसे ही यूज किया हुआ है. शी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर. ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के साथ सेम ही प्रीपोजिशन लग रहा है, इसलिए अगर आपने सिर्फ एक ही बार यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे शी इज स्ट्रॉन्गर देन हर सिस्टर, शी इज यंगर देन हर सिस्टर. लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट के साथ में प्रीपोजिशन अलग लग रहा है, चीपर के साथ अलग है, सीनियर के साथ अलग है, ओल्डर के साथ अलग है. जब दोनों के साथ प्रीपोजिशन अलग अलग है तब आपको यूज करना है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक ही बार यूज करना चलेगा. अभी कुछ जैसे अफ्रेड है, अशेम्ड है, सॉरी है, ये सब के साथ जो यूज होता है ऑफ यहाँ पर फॉर, राइट? अफ्रेड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, सॉरी फॉर, अबाउट, जो भी है नाउन, प्रोनाउन और जिरन हम यूज करते हैं. शी इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स या शी इज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग. he was ashamed of himself, right? कुछ गंदा बिहेव करने के लिए उसको अपने आप पे शर्म आती है, शर्म आ रही है, ऐसा आप कह सकते हो. आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर विंडो. आई एम सॉरी अबाउट योर विंडो, राइट? अपोलॉजी, आप पछता रहे हैं या माफी मांग रहे हैं. आई एम सॉरी फॉर प्रेम. ओके, सो काफी कॉमन है, तो आपको ये ध्यान रखना है. इसके बाद लगता है कि अफ्रेड के साथ में ऑफ, अशेम्ड के साथ में भी ऑफ, सॉरी के साथ में फॉर या फिर अबाउट prepositions. Comparison of weight, quantity and number. No comparison is implied in the following sentences when there is time used for comparison, right? So positive degree is used, but we use comparative degree when the sentence is without times. Time मतलब 2 time, 3 time, 4 time. ठीक है, अब जैसे माई बुक इज 3 times चीपर देन योर्स, राइट? सो 3 times चीपर देन, यहाँ पे हमें कंपैरिजन नहीं करना है. क्या लिखा है यहाँ पे? नो कंपैरिजन इज इम्प्लाइड व्हेन देयर इज टाइम यूज्ड. ठीक है, वर्ड हम टाइम यूज करें, मतलब मेरी जो किताब है वो तुमसे 3 गुना सस्ती है, राइट? सो 3 गुना सस्ती है, तो यहाँ हमें कंपैरिजन नहीं करना है. हमें क्या बताना है? माई बुक इज 3 times एज चीप एज योर्स. ठीक है, एज चीप एज योर्स, मतलब जितनी तुम्हारी किताब है उसके मुकाबले ये 3 गुना सस्ती है. योर इनकम इज मेनी टाइम्स हायर देन अरुण्स, राइट? एज हाई एज अरुण्स. ये सेंटेंस ही गलत कन्वे हो रहा है, मतलब जो सेंस है वो ही गलत कन्वे हो रहा है, राइट? सो योर इनकम इज एज हाई एज अरुण्स. द पेन इज 10 rupees चीपर देन योर्स. अब यहाँ पर हमने टाइम जो वर्ड है वो हटा दिया है, तो 10 रुपए सस्ता है, तुम्हारे पेन से ये 10 रुपए सस्ता है. द बॉक्स इज 10 kilos लाइटर देन दैट. ठीक है, अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनको हम एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं कर सकते, मतलब कि नाउन के पहले यूज नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है बिकॉज स्पॉटिंग एरर्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं. अफ्रेड, अस्लिप, अवेक, ड्यू, ये सारे जो वर्ड्स हैं, अनेबल, अलाइक, अवेयर, ग्लेड, सॉरी, वेल, अलोन, इल, श्योर, ये सब जो वर्ड्स हैं वो हम नाउन के पहले यूज नहीं कर सकते. ये सारे जो भी एडजेक्टिव्स है, राइट? सो दे कैन नॉट बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. सो जैसे हम ये कह नहीं सकते कि अलोन लेडी, अफ्रेड मैन, अस्लिप बॉय, ये सब हम नहीं कह सकते,
राइट। अगर हमें ऐसा कहना है तो जो कहने का तरीका है वो बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, द हॉर्स वॉज अलोन इन द फील्ड, राइट। अलोन हॉर्स हम नहीं कह सकते, द हॉर्स वॉज अलोन इन द फील्ड, या द मैन वॉज अलोन इन द फील्ड, या द मैन वॉज अलोन इन द हाउस। अलोन मैन इन द हाउस ऐसा नहीं बोल सकते। शी अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रॉब्लम्स। आई फाउंड अ बॉय अस्लिप, राइट। अस्लिप बॉय के बाद में आ रहा है। रानू इज इल, ठीक है, जो इल है वो नाउन के बाद में आ रहा है, राइट। इल रानू नहीं बोल सकते, रानू इज इल। अरुण इज अफ्रेड ऑफ माई डॉग, राइट। सो अफ्रेड अरुण नहीं, अरुण इज अफ्रेड। द नॉवल इज वर्थ रीडिंग, राइट। सो वर्थ रीडिंग, तो वर्थ जो है वो बाद में आ रहा है। ओके, सम एडजेक्टिव्स व्हेन दे डिस्क्राइब हेल्थ एंड फीलिंग्स, जैसे कंटेंट, फाइन, ग्लैड, इल, sick can be used before noun, जैसे sick girl, right। ये जो है वो भी नाउन के पहले नहीं आते, लेकिन हम उनको कभी कभी यूज कर सकते हैं। दीज वर्ड्स कैन समटाइम्स बी यूज बिटवीन एन एडवर्ब एंड अ नाउन, राइट। अ टर्मिनली इल पेशेंट, वैसे इल पेशेंट नहीं बोल सकते, पेशेंट इज इल या बॉय इज इल या गर्ल इज इल ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जब हम एडवर्ब यूज करें, राइट, सो उसको हम एडवर्ब और नाउन के बीच में डाल सकते हैं। जैसे टर्मिनली इल पेशेंट, पेशेंट है, टर्मिनली है, इल उसके बीच में, ठीक है। माई सन फेल्ट अनवेल, मतलब माई अनवेल सन हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर भी सम ऑफ दीज ए एडजेक्टिव्स जो ए से शुरू हो रहे हैं हैव रिलेटेड एडजेक्टिव्स दैट कैन बी यूज्ड आइदर बिफोर अ नाउन और आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। जैसे द एनिमल वॉज अलाइव, राइट, अ लिविंग एनिमल, और द एनिमल वॉज लिविंग। और भी ऐसे काफी सारे पेयर्स हैं, जैसे अफ्रेड, फ्राइटन, अलाइक, सिमिलर, अस्लिप, स्लीपिंग। तो हम जैसे यहाँ पर हमने द एनिमल वॉज अलाइव, अलाइव की जगह हमने लिविंग यूज कर लिया। अब यहाँ पे जो है अलाइव एनिमल के बाद में आ रहा है, यहाँ पे लिविंग एनिमल के पहले आ रहा है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट वर्ड्स होते हैं हमारे पास में, रिलेटेड एडजेक्टिव्स होते हैं जो उसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूटिवली। अफ्रेड, फ्राइटन्ड, alike, similar, asleep, sleeping। so जैसे similar questions, similar pages, sleeping beauty, ये सब हम बोल सकते हैं। frightened boy, frightened man, frightened girl, right। afraid girl नहीं बोल सकते, but frightened girl हम बोल सकते हैं, ओके। जो वर्ड अनहैप्पी है वो दोनों पोजीशन पे यूज हो सकता है, अनहैप्पी मैन भी बोल सकते हैं और द मैन फेल्ट अनहैप्पी ऐसा भी बोल सकते हैं। तो नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद में भी, ओके। तो ये सब रूल्स आपको बैठ करके वंस अगेन मैं कह रही हूँ कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप सेंटेंसेस पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते अपने आप से जो सही चीज क्या है उसका आइडिया लगने लगेगा, ठीक है। बिकॉज कितने भी रूल्स आप याद करो, कभी ना कभी रूल्स तो भूल ही जाओगे, अभी नहीं तो कभी तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको ये अपने आप से दिमाग में जो सही चीजें हैं बैठते जाएंगी। जब सही चीजें दिमाग में बैठते जाएंगी तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। आज भी जैसे हमारी जो भी लैंग्वेज है, सपोज मैं एक हिंदी स्पीकिंग पर्सन हूँ, तो हिंदी बोलने में मैं गलतियां नहीं करूंगी। मैं कभी भी जो वो लड़का जा रही है नहीं बोलूंगी, क्यों? क्योंकि दिमाग में सेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि वही सीखा है, वही पढ़ा है, ठीक है। सेम वे यहाँ पर भी जितना आप रीड करते रहोगे उतना दिमाग में बैठता रहेगा, तो गलतियां नहीं होगी। नहीं तो क्या, बैठ करके ग्रामर पूरा लर्न करना, पूरा रट्टा मारना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। जितना भी ज्यादा लर्न करोगे, जितना भी सीखोगे, जितना भी उसको रटोगे, तो भी जब बोलने जाओगे या काम करने जाओगे तो सब कुछ रिकॉल नहीं होता, ठीक है। इससे जितना उसको नॉर्मल आप ट्रीट करोगे, जितना उसको रीड करोगे, सेंटेंसेस रीड करोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, उतने आपके कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में बैठते जाएंगे। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल हम बोलते हैं, ही इज एन अनहैप्पी मैन, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, और द मैन फेल्ट अनहैप्पी, दोनों ही सेंटेंस बहुत कॉमन है। अब अगर मुझे इसको एज अ रूल याद रखना है कि जो अनहैप्पी है वो दोनों पोजीशन पे मैं यूज कर सकती हूँ, तो वो शायद थोड़ा मुझे नया लगेगा, या आपको भी नया लगेगा कि यार ये इस पोजिशन पे भी यूज हो रहा है, इस पे भी यूज हो रहा है, इसके पीछे कोई ग्रामर है या कोई रूल है। लेकिन जनरली हम दोनों बोलते ही हैं। तो अगर आपको लाइफ में कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस बोले हुए होंगे तो आप आराम से रिलेट कर पाओगे।
Some classifying and emphasizing adjectives are seldom or never used after a linking verb. Linking verb क्या होती है हम लास्ट फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, सो आपको पता होगा अभी. एग्जाम्पल है, वी कैन टॉक अबाउट अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बट वी कांट से द एक्सप्लोजन वॉज न्यूक्लियर. ठीक है, तो ये भी आपको पहले से ही पता होगा कि हम ऐसा बोल सकते हैं. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि द एक्सप्लोजन वाज न्यूक्लियर, बट इसके पीछे एक ग्रामर है, राइट, या कोई रूल्स हैं. बट अगर आपको रूल पता नहीं है तो भी आपने अगर पढ़ा है कि भाई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, तो अपने कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और एक्सप्लोजन वॉज न्यूक्लियर, दोनों सेंटेंसेस में फर्क है, हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते. ठीक है, ऐसे और भी काफी सारे एडजेक्टिव्स हैं, एटॉमिक, क्यूबिक, डिजिटल, मेडिकल. जैसे मेडिकल रिपोर्ट है तो हम रिपोर्ट इज मेडिकल ऐसा नहीं बोल सकते, राइट. चीफ एडिटर है तो उसको एडिटर, चीफ एडिटर को एडिटर इज चीफ ऐसा नहीं बोल सकते, राइट. तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है. ओके, इनिशियल, मेन, ओनली, होल, इवेंचुअल, ओकेजनल, मैक्सिमम, मिनिमम. जैसे द मेन प्रॉब्लम हैज नाउ बीन सॉल्व. सो द मेन प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज मेन, हम ऐसा नहीं बोल सकते, राइट. द मेन प्रॉब्लम, आई स्पेंट माई एंटायर सेविंग्स ऑन द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो एंटायर सेविंग्स. ओके, emphasizing adjectives, absolute, complete, mere, utter. I felt an absolute idiot when I found that I hadn't got any money. तो बहुत कॉमन सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, अब आपको कहीं ये याद रखने की जरूरत नहीं कि हमने ये लिंकिंग वर्ब के पहले लगाया है बाद में लगाया है, क्योंकि आपने ऐसे सेंटेंसेस बहुत पढ़े हुए हैं, तो आपको ये पता है कि ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, right. Some adjectives can be used immediately after a noun. These include some IBLE, ABLE adjectives: available, imaginable, possible, suitable, right. We use these adjectives immediately after a noun when the noun follows words such as last, next, only, superlative adjectives, right. So that's also very simple. Do not get into do not टेक एनी टेंशन. इन फैक्ट बट मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, इन सबको बहुत आराम से रीड करते रहिए. इट्स द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल और इट्स द ओनली ट्रीटमेंट सुटेबल. इट इज एन ऑफर अवेलेबल टू क्लब मेंबर्स ओनली. अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अगर नाउन के पहले यूज किए जाएं और बाद में यूज किए जाएं, उनके मतलब में फर्क आ जाता है, उनकी मीनिंग में फर्क आ जाता है. ये भी बहुत कॉमन चीज है, वो आप जानते ही हैं बस. बट एज अ रूल एक बार हम देख लेते हैं, जस्ट गो थ्रू. कंसर्न, इन्वॉल्व, ऑपोजिट, प्रेजेंट, रिस्पॉन्सिबल. सो ये जो भी वर्ड्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, अगर इनको नाउन के पहले लगाया जाए बाद में लगाया जाए, इनका मतलब फर्क हो जाता है. आई वॉज आस्ड फॉर माई प्रेजेंट एड्रेस, राइट. सो अब माई प्रेजेंट एड्रेस मतलब अभी जो मेरा पता ठिकाना है उसके बारे में मुझे पूछा गया था, राइट. एंड ऑल द पीपल प्रेजेंट अप्रूव्ड ऑफ द डिसीजन हु वर देयर, राइट, जो वहां पर उपस्थित थे. तो ये प्रेजेंट दोनों के मतलब में फर्क है. ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी, जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि हम जब मोर देन वन एडजेक्टिव्स हो जो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो तो हमें किस ऑर्डर में उन्हें लिखना है. तो जो ऑर्डर होता है दैट इज साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल एंड नाउन. SSACNM. ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ऐसे स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जो एडजेक्टिव्स का ऑर्डर है वो उल्टा सीधा हो, तो वो आपको सही करने के लिए इसका थोड़ा आइडिया होना जरूरी है, राइट. जैसे मैंने यहाँ पे काफी एग्जाम्पल्स दिए हैं. 20 year old, ये फर्स्ट एडजेक्टिव. ब्लैक, अमेरिकन, नीग्रो. ठीक है, तो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले एज, देन कलर, देन नेशनैलिटी एंड देन नाउन. अ स्मॉल इंडियन स्टेडियम, नाउन है स्टेडियम. इंडियन, नेशनैलिटी, उसके पहले यहाँ पर जो एज है वो आ रही है, अच्छा सॉरी, स्मॉल है तो साइज आ रही है. सो सबसे पहले साइज, देन यहाँ पे नेशनैलिटी एंड देन नाउन. ठीक है, तो ये ऑर्डर होना चाहिए. अ बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल, टेबल नाउन. प्लास्टिक, मटेरियल, इंडियन, नेशनैलिटी, ब्लैक, कलर, एज नहीं दी है, शेप राउंड और साइज बिग. सो बिग, राउंड,
ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल। अगर हमने इन वर्ड्स का ऑर्डर उल्टा सीधा कर दिया तो वो गलत है। जैसे अ राउंड बिग ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल, वो गलत है, बिग राउंड। ठीक है, सो जस्ट आप ध्यान रख लीजिए, SSACNM, साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल, नाउन। वैसे डे टू डे लाइफ में कोई इतना यूज नहीं आता है, एक दो ऊपर नीचे हो भी जाता है तो नोबडी माइंड से भी आप बोल रहे हैं और थोड़ी बहुत एरर होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नोटिस नहीं करता। यस, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप अपियर कर रहे हैं तो वहां पे अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो देन यू नीड टू बी केयरफुल। ओके, इसी तरह से एडजेक्टिव्स ऑफ पर्सनालिटी और इमोशन come after adjectives of physical description including dark, fair, pale but before colors, right? Small, suspicious, official. A long, patient queue. A pale, anxious girl. A kindly black doctor. ठीक है? An inquisitive brown dog. तो जैसे यहाँ पे suspicious क्या है? That's आप इसको पर्सनालिटी इमोशन के केस में ले सकते हो, और ये किसके बाद में आ रहा है? स्मॉल के बाद में, मतलब फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बाद में आ रहा है, राइट? इसी तरह से पेशेंट, इसके डिस्क्रिप्शन जो क्यू है वो बहुत लंबी है, मतलब फिजिकल डिस्क्रिप्शन वही हुआ उसका, तो वो उसके बाद में आ रहा है। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट adjective plus one or ones and adjective used as pronouns. Most adjectives can be used with pronoun one, once, when one, once represent a previously mentioned noun. Don't buy the expensive apples, get the cheaper ones, right? यहाँ पे जो apples है उसके लिए ones यूज किया हुआ है। Don't buy the expensive apples, get the cheaper ones. तो ये भी बहुत सिंपल सेंटेंसेस है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं, तो स्पेसिफिकली बैठ करके ये सब रूल्स रटने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये सेंटेंसेस जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए 4 से 5 बार उनको रीड कर लीजिए, आप ऑटोमेटिकली सब दिमाग में बैठ जाएगा। हार्ड बेड्स आर हेल्दियर देन सॉफ्ट वंस। जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं, वहां पे बहुत सारे पड़े हुए ब्लू शर्ट, पिंक शर्ट, ग्रीन, रेड, तो सपोज मुझे कहना है दुकानदार को, तो हम बोलते हैं ना द ब्लू वन, द रेड वन, राइट? सो वो कोई कुछ भी नया नहीं है। आई लॉस्ट माई ओल्ड कैमरा विच दिस इज द न्यू वन। मैंने अपना जो पुराना कैमरा है वो खो दिया, ये नया वाला है, राइट? जो ये वाला एंड वाली है वो सब जो है उनको हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में जो हम वाला वाली बोलते हैं, हरा वाला दिखाओ, ग्रीन वाला बताओ या पीला वाला बताओ, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो द ग्रीन वन, द ब्लू वन, द रेड वन. Similarly with the number, if you haven't got a big plate, two small ones will do, right? अगर एक से ज्यादा है तो ones यूज करते हैं, एक है तो one. ठीक है? If you haven't got a big plate, two small ones will do. अगर तुम्हारे पास एक बड़ी प्लेट नहीं है तो दो छोटी प्लेटें चलेंगी. Two small ones will do मतलब दो छोटी प्लेटें चलेंगी. Okay, now we have to see like and as. In theory, a like is used only with noun or pronoun or gerund, right? Noun, pronoun और gerund. Gerund now verbal noun आप जिसको बोल सकते हैं, राइट? जो वर्ब है उसके आगे ing लगाते तो उसको हम एज अ नाउन यूज कर सकते हैं, उनको हम gerund बोलते हैं. पहले भी हम डिस्कस किए हैं, जैसे स्विमिंग, पेंटिंग, ये सब जो भी है, डांसिंग, ये सब क्या है? gerund है, वर्ब के आगे ing लगाया हुआ है, तो उसको मतलब वर्बिंग आप कह सकते हो, उसको हम gerund बोलते हैं. अब यहाँ पर ही स्विम्स लाइक अ फिश, तो ये भी कुछ नया नहीं है, काफी बारी हम ऐसे सेंटेंस बोलते ही हैं. यू लुक लाइक अ गोस्ट, बी लाइक पीटर, बी लाइक हिम, उसके जैसा बनो. गो जॉगिंग, जॉगिंग यहाँ पर gerund. The windows were all barred, it was like being in prison. और एज हम कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं जहां पर फाइनाइट वर्ब हो. फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब दोनों का डिफरेंस आपको पता होगा. इनफाइनाइट वर्ब मीन्स पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव एंड जेरंट. एंड फाइनाइट वर्ब जो रेगुलर आप वर्ब यूज करते हो, जो जिनका टेंस बनता है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म. ठीक है, तो बहुत वर्ब्स ऐसे तो होते हैं जो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, तो वो एक अलग सेशन में अब डिस्कस किया है, वो आप देख लीजिए. अब यहाँ पे डू एज पीटर डस,
वैसा करो जैसा पीटर करता है, गो जॉगिंग। वाई डोंट यू साइकिल टू वर्क एज वी डू। और लाइक और एज में क्या फर्क है वो भी आप देखिए, जैसे ही वर्कड लाइक अ स्लेव, उसने इतना मतलब बहुत ज्यादा उसने मेहनत करी कि एक नौकर की तरह उसने काम किया, और ही वर्कड एज अ स्लेव मतलब कि वो नौकर ही था। तो दोनों में डिफरेंस है, लाइक एज अ लाइक अ स्लेव और एज अ स्लेव। ठीक है, एक तो नौकर की तरह है और एक नौकर ही है। ही यूज्ड हर अम्ब्रेला एज अ वेपन, मतलब उसने किसी को मारा होगा तो उसको एज अ वेपन उसने यूज किया अम्ब्रेला को, छाते को कहने का मतलब। और छाता उसके हाथ में था तो छाते से उसने किसी लड़के के लिए यहाँ पे बात हो रही है उसको मारा। तो बार बार मैं आपको ये बता रही हूँ कि सेंटेंसेस जितने भी हैं आप उनको बार बार रीड करिए, राइट। ये जो सेशन है, हर सेशन आप 2 से 3 बार सुनिए। जितने भी सेंटेंसेस हैं सेशन को पॉज करके उनको बार बार पढ़िए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा वो दिमाग में बैठते जाएंगे, आपसे गलतियां नहीं होंगी। बिकॉज रूल्स बैठ करके रटना बहुत डिफिकल्ट है, चाहे आप जितना भी मेहनत कर लो। जब भी आपको रिकॉल करना होगा वो नहीं आपको दिमाग में आएंगे। इससे अच्छा है कि आप जितना ज्यादा रीड कर सकते हैं उतना रीड करते रहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस पता चलने लगेगा। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं। ही वर्क लाइक अ स्लेव, ही वर्कड एज अ स्लेव, ही टॉट मी एज अ टीचर, ही टॉट मी लाइक अ टीचर। तो दोनों चीजों में फर्क है, वो उसने मुझे टीचर की तरह पढ़ाया और वो मेरी टीचर ही थी। ठीक है, सो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ में हम मिस्टेक करते हैं, लेकिन जब आप ऐसे सेंटेंसेस पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठने लगेगा, गलतियां नहीं होंगी। पार्टिसिपल्स के बारे में थोड़ा आइडिया हम यहाँ ले लेते हैं, अदरवाइज एक डिफरेंट सेशन में पार्टिसिपल्स या जो नॉन फाइनाइट वर्ब का एक सेशन होगा, उसमें आप मतलब 2-3 सेशंस होंगे जिसमें आप ये सारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एडजेक्टिव का सेशन है तो पार्टिसिपल्स यहाँ पर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप रिलेट कर पाए ना। पार्टिसिपल्स हम एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट सेशन में ही मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं, आईएनजी वाले और ईडी वाले, राइट। आईएनजी मतलब वर्ब के आगे आईएनजी लगाया है, और जो मतलब कंटिन्यूस जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब हम यूज करते हैं वो वाला वर्ब, और दूसरा जो है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोनों को ही हम एडजेक्टिव्स की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का जो यूसेज है वो अलग अलग है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो भी है जैसे उसमें वर्ब के आगे आईएनजी लगाते हैं, अम्यूजिंग, बोरिंग, टायरिंग। ठीक है, अब ये सारे के सारे भी एडजेक्टिव है, और अम्यूज्ड, हॉरिफाइड, टायर्ड ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसका यूज और इसका यूज जो है वो दोनों अलग अलग है। बोरिंग और बोल्ड दोनों का यूज अलग अलग है। अलार्म्ड, अलार्मिंग, अमेज्ड, अमेजिंग, बोल्ड, बोरिंग, एक्साइटेड, एक्साइटिंग, फ्राइटन्ड, फ्राइटनिंग, प्लीज्ड, प्लीजिंग, सरप्राइज्ड, सरप्राइजिंग, टायर्ड, टायरिंग, दोनों का यूज अलग अलग है। अब वापस आपको बैठ करके रटने की जरूरत नहीं, आप 1-2 सेंटेंस बोलो, आपको अपने आप से समझ आ जाएगा कि यूज में क्या फर्क है। जैसे सपोज दिस प्ले इज बोरिंग, मतलब क्या है कि जो भी ऑडियंस बैठी है वो उस प्ले को देख रही है, नाटक को देख रही है या मूवी को देख रही है, वो बोर हो रही है, राइट। मतलब ये एकदम बेकार है। ठीक है, सो दिस प्ले इज बोरिंग, सो ऑडियंस इज बोर्ड। इसकी वजह से जो ऑडियंस है वो बोर हो गई है। तो प्ले बोरिंग है, ऑडियंस बोर हुई है। अब उल्टा नहीं लिख सकते कि दिस प्ले इज बोर्ड सो ऑडियंस इज बोरिंग। ऑडियंस इज बोरिंग का मतलब क्या, ऑडियंस खुद ही बोरिंग है, मतलब उनको ही अकल नहीं है कहने का मतलब। ठीक है, और प्ले इज बोर्ड मतलब प्ले उनको देख रहा है और ऑडियंस बोरिंग है। ठीक है, तो अभी करेक्ट यूसेज अपने आप से जब सेंटेंसेस बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, रीड करेंगे तो वैसे ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, रीड करते हैं। जैसे द जर्नी वॉज टायरिंग, आई एम टायर्ड। जर्नी टायरिंग थी, मैं थक गया हूँ। जर्नी थकाऊ थी और मैं थक गया हूँ। सो द जर्नी वॉज टायरिंग एंड आई एम टायर्ड, राइट। और डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स आर एक्टिव, हैविंग दिस इफेक्ट, और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स है वो पैसिव है, अफेक्टेड इन दिस वे।
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, द ऑडियंस इज बोर्ड, ऑडियंस बोर हुई है, ऑडियंस ने बोर किया नहीं है, राइट। सो एक्टिव कौन है, कोई और पैसिव कौन है, ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस बोर हुई है मतलब कुछ ऐसा काम हुआ है जिससे ऑडियंस बोर हुई है। ठीक है, तो अफेक्टेड ये है और अफेक्टिंग ये है, मतलब हैविंग दिस इफेक्ट, ये जो बोर वाला इफेक्ट है वो प्ले पर है। ठीक है, तो ये एक्टिव और ये पैसिव। अब जैसे ये जितने भी वर्ड्स है, अलार्म्ड, अमेज्ड, बोर्ड, एक्साइटेड, ये सब वर्ड्स आप आई वी इनके साथ यूज कर सकते हो। जैसे आई एम एक्साइटेड, आई एम फ्राइटन, आई एम प्लीज, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम टायर्ड, आई एम वरिड, राइट। लेकिन ये सब आई के साथ यूज नहीं कर सकते। आई एम अमेजिंग, आई एम बोरिंग, आई एम एक्साइटिंग, ये सब आई के साथ यूज नहीं होगा, किसी और चीज के साथ यूज होगा जिसमें ये इफेक्ट है, राइट। जैसे दिस इज अमेजिंग, right, this is really boring, this activity is so exciting, this activity is exciting, this activity is not excited, you are excited that you are doing this exciting activity. Okay, so difference आपको समझ में आ रहा। a frightening scene, a pleasing maybe कोई भी चीज कोई भी एक्टिविटी या कुछ भी, सरप्राइजिंग या फिर आप टायरिंग, जैसे टायरिंग जर्नी के बारे में मैंने आपको बताया, द जर्नी वॉज टायरिंग या टायरिंग जर्नी। तो कहने का मतलब क्या है, वर्ड्स में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हेन वी यूज दिस एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब हाउ समवन फील्स अबाउट समथिंग, राइट, समवन फील्स अबाउट समथिंग, ये ध्यान रखिए। द आईएनजी एडजेक्टिव डिस्क्राइब समथिंग, जो ईडी एडजेक्टिव है दैट डिस्क्राइब समवन, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे आप आई वी यू दे के साथ बोल सकते हो, राइट, लेकिन ये सारे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जो ईडी एडजेक्टिव्स हैं वो समवन को बताते हैं और जो आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स हैं वो समथिंग को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं। जैसे और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, आई एम प्लीज्ड विद द रिजल्ट, मुझे रिजल्ट देख के बहुत खुश हुई है एंड इट्स अ प्लीजिंग रिजल्ट, रिजल्ट जो है वो प्लीजिंग है, राइट। यहाँ पे रिजल्ट एक्टिव है, यहाँ पे रिजल्ट हम लोग आई एम प्लीज्ड मतलब मैं पैसिव हूं, मैं खुश हुई हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिजल्ट प्लीजिंग था। सो आई एम प्लीज्ड बिकॉज ऑफ दिस प्लीजिंग रिजल्ट। द बोर्ड चिल्ड्रन स्टार्टेड टू गेट रेस्टलेस, राइट, बच्चे जो है वो बोर हो गए, राइट। सो ईडी एडजेक्टिव फॉर समवन, यहाँ पे समवन क्या है, बच्चे। द प्ले वॉज रियली बोरिंग, और कोई चीज क्या है, ये जो प्ले है वो क्या है, बोरिंग। ठीक है, बहुत कॉमन है, सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, कॉमन सेंस है, और यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं। आई एम टायर्ड बट द जर्नी इज टायरिंग। ठीक है, आई एम टायरिंग द जर्नी इज टायर्ड ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो समवन टायर्ड बिकॉज द जर्नी वॉज टायरिंग, ही वॉज टायर्ड बिकॉज द जर्नी वॉज टायरिंग, राइट। सो I hope you are getting my point. Okay, the work was tiring. The workers were soon tired. So work is tiring. ठीक है, workers tired. Scene was horrifying. So the spectators were horrified. Okay, an infuriating. I'm sorry, an infuriating woman and an infuriated woman, right? And infuriating woman जिसने हमें फ्यूरियस कर दिया और जो फ्यूरियस खुद से हो गई। ठीक है, जैसे और भी कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं, इरिटेटिंग वुमन और एक इरिटेटेड वुमन, राइट। इरिटेटिंग वुमन जो दूसरों को इरिटेट कर रही है और इरिटेटेड वुमन जो खुद ही इरिटेटेड है। ठीक है, शी गेव मी अ वेलकमिंग कप ऑफ टी। आई फाउंड दिस ब्रोकन प्लेट इन किचन कबर्ड। Broken plate means टूटी हुई plate, right? So that is past participle used as an adjective. The students' test results were pleasing. Pleasing. My mother appeared delighted with the present. A cheer went up from the crowds watching, the crowds that were watching, right? Crowds watching, जो भी है. We had to pay for the room used. ओके, देख रहे हैं हम,
That's past participle, past participle, past participle, present participle. None of the candidates applying was accepted. My watch was among the things taken. Rub the area infected with this antiseptic. Infected, yeah, infected. Okay? तो भी आपको डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ऐसे रिकॉल कर सकते हो, हैविंग दिस इफेक्ट एंड अफेक्टेड इन दिस वे, राइट. द प्ले इज बोरिंग, द ऑडियंस इज बोर्ड, राइट. सो बोरिंग present participle, bored past participle. Clear? Okay, next is we often form compound adjectives with a participle following a noun, adverb or another adjective connected by a hyphen, right? So hope it will be a money making enterprise, a worried looking lawyer, well behaved children, evil smelling pond, newly built up ship, slow moving lorry. अब इसमें खास बात क्या है कि we can use some participle adjectives only when they are used in this pattern, right? अभी हम ऐसा नहीं कह सकते a making enterprise, behaved children, right? मतलब a well behaved child होगा या well behaved children होगा, right? So ये आपको ध्यान रखना है. मतलब बिना adverb और noun के उसके सेंस जो है वो सेंस नहीं बैठेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, राइट. अब मेकिंग एंटरप्राइज मतलब कौन सी एंटरप्राइज, बिहेव्ड चिल्ड्रन मतलब क्या, अच्छे बिहेव वाले, पूरे बिहेव वाले. अ बिल्ट शिप, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बैठा. या तो आप एडवर्ब लगाइए, एडजेक्टिव लगाइए या फिर कोई ना कोई नाउन लगाइए, राइट. आई एम सॉरी, एडवर्ब या फिर नाउन लगाइए. एडजेक्टिव तो है, अ बिल्ट जो है वो एडजेक्टिव ही है, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन कोई ना कोई एडवर्ब या नाउन यहाँ पे लगाना जरूरी है. सो वापस एक बार एग्जांपल्स पढ़ लीजिए. अ वर्ड लुकिंग लॉयर लेफ्ट द कोर्ट, राइट. लुकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल, दोनों ही एडजेक्टिव है. ओके. मनी मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेल बिहेव्ड, यहाँ पर वेल एडवर्ब यूज किया है, बिहेव्ड पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज एडजेक्टिव. सो वेल बिहेव्ड, एविल स्मेलिंग, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव. Newly built, that is adverb and adjective, right. So ये adjective, adjective. Slow moving. तो ये जो पॉइंट है स्पेसिफिकली, ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, पार्टिसिपल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विल हैव अ सेपरेट सेशन आल्सो ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब्स. वहां पर ये भी और भी डिटेल में आप सीखेंगे. और पार्टिसिपल्स, इन्फिनिटिव्स एंड जिरंड्स, ये जो तीनों है बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका यूज कैसे होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है सेंटेंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे अलग से. तो काफी सारी चीजें हम एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किए हैं ऑन दिस 3 सेशंस में. तो ये सब सेशंस आप 2 से 3 बार कम से कम आप देखिए, और जितना ज्यादा सेंटेंसेस आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उतना रीड करिए, ताकि कम से कम रूल्स आपको मगअप करना पड़े. सो इन नेक्स्ट सेशन विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड आई विल सी यू एट दैट टाइम. Do revise this session and the previous ones before you come for the question solving session. Okay, bye bye.